हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल टॉर्च बेयरर कॉमर्स क्लासेस। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग के कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन है जो सब्सिडरी बुक्स हैं, ट्रायल बैलेंस है, फाइनल अकाउंट्स है। आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्सिडरी बुक के बारे में। आखिर ये सब्सिडरी बुक होती क्या है, उनके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो सब्सिडरी बुक क्या है? जर्नल का सब डिवीज़न है, सब डिवीज़न ऑफ जर्नल। और सब्सिडरी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी कि ओरिजिनल एंट्री की जाती है वो किसमें की जाती है? सब्सिडरी बुक। अब आप देखिए, बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, उसकी जो एंट्री की जाती है एक एंट्री बुक में की जाती है, यानी कि जर्नल में की जाती है। अब कुछ क्या होते हैं, बिजनेस में बहुत ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। जैसे हम बात करें, परचेज बहुत ज़्यादा हो रही है, क्रेडिट परचेज है, तो उसकी क्यों ना हम एक स्पेसिफिक बुक बना लें, तो उसमें क्या है मेंशन किया जा सके और आगे फिर एंट्री करने, लेजर बनाने में हमारी आसानी हो। तो इसलिए क्या करते हैं, सब डिवीज़न कर देते हैं जर्नल का, कि जो एक कैश बुक होती है, बहुत सारी आगे हम सब्सिडरी बुक पढ़ेंगे कौन कौन सी हैं उसमें, तो उसका क्या है, जर्नल का सब डिवीज़न है कि वो हेल्पफुल है, सब्सिडरी बुक्स हैं। ठीक है। उसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में, सब्सिडरी बुक्स के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो ऑल इन्फॉर्मेशन एट वन प्लेस, एक प्लेस पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है उस अकाउंट से रिलेटेड। इजी चेक करना इजी रहता है, चेक ऑन फ्रॉड। अब एक जो ट्रांजेक्शन है उसकी जगह जगह जो स्टेप बाय स्टेप एंट्री होती है, रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, एरर और फ्रॉड होने के चांसेस कम होते हैं क्योंकि उनका रिकॉर्ड हर जगह मिल जाता है। हेल्पफुल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट, किसी तरह का डिस्प्यूट हो जाए तो इनके थ्रू भी हम चेक कर सकते हैं रिकॉर्ड में मेंशन किया था कि नहीं। इस तरह से क्या है, ये हेल्पफुल करते हैं डिस्प्यूट को रिड्रेसल करने में। उसके बाद हम बात करें साइंटिफिक डिवीजन ऑफ बुक कीपिंग वर्क। बुक कीपिंग वर्क का एक साइंटिफिक डिवीजन है, एक साइंटिफिक तरीका है जिससे क्या है, बुक कीपिंग के वर्क को हम डिवाइड कर लेते हैं। उसके बाद है इंक्रीज इन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इंक्रीज होती है क्योंकि हमें क्या होता है, ये जो रिकॉर्ड रखने से क्या होता है कि जो है ट्रू एंड फेयर, ज़्यादा फेथफुल रिकॉर्ड्स होंगे और उनसे क्या है, एफिशिएंसी अच्छी बनी रहेगी और बढ़ती जाएगी। इससे क्या है, सेविंग ऑफ टाइम एंड लेबर, यानी कि टाइम जो है, टाइम और लेबर की बचत होती है। टाइम बच जाता है, रिकॉर्ड को अच्छी तरह से रिकॉर्ड कर लिया है सब्सिडरी बुक में, तो उसको आगे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड लेजर करने में, पोस्टिंग करने में आसानी रहती है, उसका समय हमारा बच जाता है। उसकी बात है फैसिलिटी इन प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स बनाने में ये हमारी हेल्प करते हैं क्योंकि इनके थ्रू फिर लेजर बनती है और फिर फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, तो इसमें ये क्या है, हेल्प करता है। यहाँ पे हमने सब्सिडरी बुक का मीनिंग्स पढ़ा और उसके ऑब्जेक्टिव पढ़े। नेक्स्ट हम देखिए टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक के टाइप हैं, ये मेनली 8 टाइप की डिवाइड किया गया है। इसमें हम देखें सबसे पहले कैश बुक। अब इसमें क्या होगा, एक कैश बुक होगी जिसमें क्या होगा, बिजनेस ट्रांजैक्शन होंगे, कैश रिसीप्ट्स एंड पेमेंट। अब यहाँ आप देखिए बिजनेस ट्रांजैक्शन होंगे, यानी कि यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि गुड्स से रिलेटेड ही होंगे, नहीं, फिक्स्ड एसेट्स भी अगर सेल्स किए, किसी भी उससे अगर कैश रिसीप्ट्स हुआ है या कैश का पेमेंट किया गया है तो इस बुक में मेंशन किया जाएगा। आगे हम इसको डिस्क्राइब करके भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखिए परचेज बुक, जिसमें ओनली फॉर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, यानी ये दो नाम आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो गुड्स से रिलेटेड, इसमें कोई फिक्स्ड एसेट्स की उधार खरीदी उसका एंट्री नहीं होगा इसमें, ओनली फॉर गुड्स जो कि बिजनेस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है। मान लीजिए एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और वो फर्नीचर का बिजनेस करता है। अब फर्नीचर का बिजनेस करता है तो उसने फर्नीचर खरीदा है, तो उसके लिए क्या हो गया, गुड्स हो गया, तो उसकी एंट्री इस बुक में होंगी। और वो दूसरा टर्म्स इसमें ये रहती है कि क्रेडिट परचेज किया होना चाहिए। और दूसरा एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें क्या है कि वो जो है वुडन से रिलेटेड कोई भी मान लीजिए कोई कॉटन इंडस्ट्री है, अब वो फर्नीचर खरीद रही है, तो उसके लिए क्या है, फर्नीचर क्या है, एक एसेट्स होगी, वो इसमें नहीं आएगी परचेज बुक में। तो आपको ध्यान रखना है दो चीज़ों को, एक तो क्रेडिट परचेज होनी चाहिए और परचेज किसकी होनी चाहिए, गुड्स की होनी चाहिए। ओके। नेक्स्ट हम बात करें परचेज रिटर्न, इसमें गुड्स रिटर्न से रिलेटेड होगी और इसमें सेल्स बुक है, सेल्स क्रेडिट सेल्स से रिलेटेड होगी। उसके बाद है सेल्स रिटर्न बुक है जिसमें गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर से रिलेटेड होगा, बिल्स रिसीवेबल। आगे हम स्टेप बाय स्टेप इनको पढ़ेंगे। आप यहाँ पर ये देखें कि कौन कौन सी जो टाइप हैं सब्सिडरी बुक्स के हैं, जिसमें कैश बुक है, परचेज बुक है, परचेज रिटर्न बुक है, सेल्स बुक है, सेल्स रिटर्न बुक है, बिल्स रिसीवेबल बुक है, बिल्स पेएबल है और जनरल प्रॉपर है। जो इन सब सब्सिडरी बुक्स, ये जो
1 to लेकर 7 तक दी हुई है। इन सब्सिडरी बुक्स में अगर कोई ट्रांजेक्शन रह जाता है तो वो किस में मेंशन होता है? जर्नल प्रॉपर में। यानी दोज ट्रांजेक्शन विच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन सब्सिडरी बुक और एनी अदर बुक, तो वो किस में होंगे? जर्नल प्रॉपर में होंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करें कैश बुक के बारे में। तो हम स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 जो सब्सिडरी बुक है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कैश बुक के बारे में। कैश बुक को क्या कहा जाता है? मेन सब्सिडरी बुक। ओके, ये मेन सब्सिडरी बुक है। इसमें कैश से रिलेटेड हर एक ट्रांजेक्शन को क्या है? रिकॉर्ड रखा जाता है। उसके बाद एज वेल एज ये एक प्रिंसिपल बुक भी कहलाती है। ओके, तो दो नाम आपको ध्यान में रखें, इन नाम से क्वेश्चन आते हैं। कैश बुक मेन सब्सिडरी बुक है और प्रिंसिपल बुक है। नेक्स्ट हम बात करें इसके मीनिंग के बारे में। कैश बुक इज ए फाइनेंशियल जर्नल दैट कंटेन्स ऑल कैश रिसीप्ट्स एंड पेमेंट। ओके, ऑल कैश रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स इंक्लूड होंगे, चाहे वो बैंक डिपॉजिट से हो या विथड्रॉ बैंक से भी हो तो भी उसमें क्या होगा? मेंशन किए जाएंगे। ओके, उसके बाद हम बात करें फीचर। इसके फीचर के बारे में बात करें तो ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड एंड इट परफॉर्म्स बोथ फंक्शन एज जर्नल एंड लेजर एट सेम टाइम। ओके, ये काम करता है एक जर्नल और लेजर के सेम टाइम की जगह काम करता है। और उसके बाद है ऑल कैश रिसीप्ट्स एंड रिकॉर्डेड डेबिट साइड। जो कैश रिसीप्ट्स होंगे इसके दो साइड होंगे, आगे हम देखेंगे। इसका एक फॉर्मेट भी दिया हुआ है। तो क्या है? रिसिप्ट्स को हम डेबिट साइड रखेंगे और जो पेमेंट्स हैं उनको किस साइड रखा जाएगा? क्रेडिट साइड रखा जाएगा। ओके, इट रिकॉर्डेड ओनली वन एस्पेक्ट, यानी इसमें एक ही एस्पेक्ट को मेंशन किया गया, वो क्या है? कैश। ओके, अब ये कैश बैंक के थ्रू जरूर हो सकता है। ओके, तो आई होप ये कैश बुक आपको यहाँ समझ आई होगी। नेक्स्ट हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ कैश बुक के बारे में। तो सबसे पहले हम देखें ट्रेस मिस्टेक। देखो, रिकॉर्ड रखा जा रहा है कैश का, तो हमें क्या है? बुक के थ्रू हर एक ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड है, कैश पेमेंट और कैश रिसीप्ट्स का, तो क्या है? ट्रेस किया जा सकता है मिस्टेक को। और क्या है? डेली रिकॉर्ड रखा जाता है और एसर्टेन रिसीप्ट्स एंड पेमेंट का जो है मेंटेन किया उसका एसर्टेन किया जा सकता है। और उसके बाद सेव टाइम कॉस्ट एंड लेबर। और टाइम से जब ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं तो उससे क्या होता है? एरर के चांसेस कम होते हैं, मिस्टेक को ट्रेस किया जा सकता है, तो उसे एक्स्ट्रा लेबर की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि वर्क जो है एक स्पेसिफिक पर्सन को क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है कि आप कैश बुक को एंट्री को संभालिए, फिर लेज़र वाले काम किसी और को दे दिए जाते हैं। इस तरह से जो है क्या होता है कि टाइम और कॉस्ट की बचत हो जाती है। उसके बाद हम बात करें डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड कैश अकाउंट। ये आप यहाँ पे देखिएगा कि कैश बुक है उसे आप अकाउंट ना समझिए, ये एक बुक है जो कि सब्सिडरी बुक है। और यहाँ पे हम कैश अकाउंट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले कैश बुक के बारे में बात करें तो सेपरेट बुक इन विच कैश ट्रांजेक्शन, ये एक बुक है, सब्सिडरी बुक है, जिसमें क्या होंगे? कैश ट्रांजेक्शन को लिखा जाएगा, डायरेक्टली रिकॉर्डेड। ओके, नेक्स्ट हम बात करें, ये एक अकाउंट है। अकाउंट ये क्या है? एक स्पेसिफिक अकाउंट है, लेजर इन विच पोस्टिंग इज मेड फ्रॉम द जर्नल। और जर्नल से इसमें क्या है? जर्नल से जो है अकाउंट बनाया जाता है, कैश का अलग से अकाउंट। ठीक है, उसके बाद बात करें ओरिजिनल एंट्री बुक है ये, और ये क्या है? डिपेंड ऑन जर्नल। जर्नल डे बुक हो गई, ये सब्सिडरी बुक हो गई, इसकी हेल्प से क्या है? ये अकाउंट बनाया जाता है, कैश अकाउंट। 3 टाइप ऑफ कैश बुक होती है, लेकिन ये जो कैश अकाउंट होता है वो सिंगल टाइप का होता है। तो यहाँ आपको कैश बुक और कैश अकाउंट में डिफरेंस समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करें काइंड ऑफ कैश बुक की। जो कैश है उसकी भी अलग अलग काइंड से क्या? हाँ बिल्कुल है। एक सिंपल कैश बुक होती है, एक 2 कॉलम कैश बुक होती है, एक 3 कॉलम कैश बुक होती है और एक पेटी कैश बुक होती है। तो अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं। सिंपल कैश बुक कौन सी होती है? उसमें सिर्फ एक कॉलम होता है, वो भी कैश का कॉलम। और 2 कॉलम कैश बुक होती है, उसमें क्या होते हैं? 2 अमाउंट के कॉलम होंगे, जिसमें कैश और डिस्काउंट का कॉलम होगा, या फिर बैंक या डिस्काउंट का हो सकता है, या कैश एंड बैंक का हो सकता है। उसके बाद बात करें 3 कॉलम कैश बुक। 3 कॉलम कैश बुक में 3 कॉलम होंगे, कैश का, बैंक का और डिस्काउंट का। ओके, यहाँ सिर्फ हम नाम पढ़ रहे हैं, आगे हम इसको डिस्क्राइब करके भी पढ़ेंगे। उसके बाद है पेटी कैश बुक, जो कि सिंपल भी होती है और एक एनालिटिकल होती है। ओके, आई होप इसके टाइप आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट हम देखिए सिंपल कैश बुक। यहाँ पे हम देखें सिंपल कैश बुक क्या होती है, तो ये परफॉर्मा दिया गया है सबसे पहले सिंपल कैश बुक का। अब आप देखिए, ये डेबिट साइड है और डेबिट साइड में क्या है? रिसीप्ट्स, और क्रेडिट साइड में क्या है? पेमेंट्स। यहाँ पे पेमेंट्स लिखे जाते हैं। नेम बैलेंस कोई अगर है तो बैलेंस क्या है?
कैश क्या होता है, एक एसेट्स होती है और एसेट्स का जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। तो यहाँ पे जो बैलेंस आया है वो डेबिट में आया है। ओके, उसके बाद है नेम ऑफ द पार्टीज फ्रॉम वोम पेमेंट रिसीव हुआ है किसी तरह से, किसी इनकम से, इस तरह से जो भी जिसी भी वजह से जो कैश से रिसीव हुआ है उसको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे और कैश पेमेंट किधर आ जाएगा, यहाँ पे। ओके, उसके बाद इसमें देखिए एक ही कॉलम दिया गया है अमाउंट का, ठीक है, ये कैश का कॉलम है और ये जो है वाउचर नंबर यहाँ पे और ये लेजर फोलियो है। जिस नंबर पे इनकी जो पोस्टिंग की गई है वो नंबर यहाँ पे लिखा जाता है। और यहाँ पे लिखा है कि कैश कम इन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। अगर कैश आता है तो उसे कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड, एंड कैश जाता है तो उसे कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। नेक्स्ट हम बात करें डबल कॉलम की। तो डबल कॉलम में क्या है, अब जो कॉलम होंगे दो होंगे, कैश एंड डिस्काउंट का हो सकता है, बैंक एंड डिस्काउंट का हो सकता है, कैश एंड बैंक का हो सकता है। अब डिस्काउंट के बारे में हम पढ़ें, देखिए आप, अगर डेटर्स को डिस्काउंट दिया गया है तो ये बिजनेस एक्सपेंसेस है। हमारे डेटर्स थे, हमने कहा पेमेंट कर दीजिए, हमको कुछ आपको डिस्काउंट दे देते हैं, तो हमने डिस्काउंट दिया तो क्या हुआ, हमारा एक्सपेंसेस हो गया। और वहाँ पे क्रेडिटर को अगर छूट क्रेडिटर को मिली है, यानी हम क्रेडिटर हैं, हमने किसी से माल खरीदा और उधार पैसे हैं, अब हमें चुकाने हैं, तो क्या है, हमें किसी ने छूट दी है कि आप पेमेंट कर दीजिए, अभी आपको जो है इतने की छूट दे दी जाएगी। तो ये क्या हुई, बचत हो गई, हमें पेमेंट क्या करना पड़ा, कम करना पड़ा, तो ये क्या हो गई, बिजनेस इनकम हो गई। उसके बाद इसमें एक और कंसेप्ट आता है कॉन्ट्रा एंट्री का, ये आप ध्यान से देखिए। कॉन्ट्रा एंट्री क्या है, इसमें क्या होती है, रिकॉर्डेड जो होती है डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट होता है सेम पेरेंट अकाउंट, यानी सेम अकाउंट है उसके दो पार्ट में क्या है, इफेक्ट पड़ रहा है। वो किस वजह से, एग्जाम्पल देखिए, डिपॉजिट चेक इनटू बैंक। अब क्या है, बैंक में क्या है, चेक डिपॉजिट करवाया। अब चेक डिपॉजिट करवाया है तो क्या हुआ, बैंक का कॉलम में क्या हो गया, बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा और कैश का क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन है तो कैश एट बैंक और कैश इन हैंड ही तो है, तो क्या हुआ, दोनों साइड इफेक्ट पड़ता है इस एंट्री का, तो उसे क्या कहते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। और उसके बाद दूसरा है मनी विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसे निकाले और आपके कैश में आ गए हैं, यानी कैश एट बैंक से कैश इन हैंड हो गए हैं। तो ये क्या है, डबल इफेक्ट पड़ता है, डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट पड़ता है सेम पेरेंट अकाउंट का, तो इसे क्या कहते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। नेक्स्ट हम बात करें 3 कॉलम कैश बुक है। यहाँ पे हमने इसका फॉर्मेट दिया गया है कि ऐसे डेट होती है, डिस्क्रिप्शन होता है, वाउचर नंबर है, लेजर फोलियो है, उसके बाद ये 3 कॉलम यहाँ पे दिए गए हैं, डिस्काउंट का, कैश का और बैंक का। ओके, तो इसमें क्या होते हैं, 3 कॉलम होते हैं। वही सेम सिस्टम है, रिसिप्ट इधर होगी, पेमेंट इधर होगा, इसी तरह से है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें पेटी कैश बुक। ये जो है क्या होता है कि बिजनेस बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं बड़े बड़े, तो कुछ छोटे खर्चे होते हैं, उनके लिए ये बनाया जाता है कि कुछ ऐसे छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं जिनको उसमें मेंशन करने से क्या है, रिकॉर्ड्स थोड़े मिसलेनियस एक्सपेंसेस हम इनको बोल सकते हैं, तो उस टाइप के होते हैं, उनकी क्या होती है, इस कैश बुक में एंट्री की जाती है। और इसके अलग तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, देखिए, यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग पेमेंट ऑफ पेटी एक्सपेंसेस, जैसे छोटे छोटे खर्चे, पोस्टेज है, स्टेशनरी, कन्वेंस है, रिफ्रेशमेंट है, इन सब की जो क्या है, एंट्री रिकॉर्ड यहाँ पे रखा जाता है। और जो रिकॉर्ड इसको रखता है उसको क्या बोलते हैं, पेटी कैशियर बोलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करें, उसके बाद हाँ, तो यहाँ पे देखिए आप, ये एक फॉर्मेट भी दिया गया है और इस फॉर्मेट में हम देखें तो फॉर्मेट में देखें, टू कैश बैंक, टू एक्सपेंसेस, कूली चार्जेस, ये सब इसमें लिखे गए हैं बाई में, ये एक्सपेंसेस हो गए तो बाई में लिखे गए हैं टू। और आप इसका फॉर्मेट देखिए, इसमें एक ही पर्टिकुलर कॉलम है और इसी कॉलम में ये सब चीज़ें मेंशन की गई हैं टू और बाई की। तो इस तरह से आप देखिए कि इसमें एक ही पर्टिकुलर का कॉलम होता है, इस तरह से टोटल की जाती है और उसके बाद जो है बैलेंस आता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें परचेज बुक। तो सेकंड जो सब्सिडरी बुक है वो हमारी परचेज बुक है। तो परचेज बुक में क्या है, रिकॉर्ड किए जाते हैं ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। आप 2 नाम को ध्यान में रखिएगा, एक तो रखना है आपको गुड्स और एक रखना है क्रेडिट परचेज। ओके, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए, अगर फर्नीचर का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, फर्नीचर का काम करती है और फर्नीचर खरीदे तो वो परचेज बुक में आएगा, अन्यथा कोई मशीनरी खरीदे तो वो नहीं आएगी। ओके, उसके बाद हम बात करें परचेज, तो आपका क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि तो फिर किस में आएगी, तो इसमें जब नहीं आ रही किसी भी सब्सिडरी बुक में तो वो जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें, परचेज बुक डज नॉट रिकॉर्डेड द अदर एसेट्स, यहाँ पे लिखा भी है।
और परचेज बुक को क्या क्या नाम से और जानते हैं, आपको ये नाम देके एग्जामिनर कंफ्यूज करे तो मत होइएगा। इनवॉइस बुक है, बोट बुक है, परचेज जर्नल है, परचेज डे बुक है, ये सब नाम दे सकता है, वो नए नए इसी के नाम है ये। तो अब इसमें डिस्काउंट का कैसे जो है एंट्री रिकॉर्ड रखा जाता है, तो इसमें क्या किया जाता है, जो क्रेडिट परचेज है उसमें से लेस किया जाएगा ट्रेड डिस्काउंट। ये ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट इस पे नहीं मिलेगा क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, क्रेडिट परचेज है। और जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो तो टोटल जो है परचेज होती है उसी पे मिलता है। पोस्टिंग ऑफ परचेज बुक इन परचेज अकाउंट, और जब ये इसकी बैलेंस आ जाएगा तो हम इसकी जो है क्या, इसको अकाउंट में ले जाकर इसकी क्या कर देंगे, पोस्टिंग कर लेंगे परचेज अकाउंट में। ओके, तो यहाँ पे ये फॉर्मेट भी दिया गया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे नेम ऑफ द सप्लायर लिखे जाते हैं, भाई यहाँ से खरीदा है, कितना खरीदा है, और यहाँ पे डिटेल्स देके और यहाँ पे टोटल अमाउंट लिखती जाती है, और फिर ये जो बैलेंस होता है ये अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करें सेल्स बुक के बारे में। तो सेल्स बुक क्या है, सेल्स बुक की हम बात करें तो यूज्ड फॉर रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट सेल्स। आपको दो नाम याद रखने हैं, क्रेडिट सेल्स और गुड्स। ओके, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स का क्या रिकॉर्ड रखा जाता है, बुक्स डज नॉट रिकॉर्ड द अदर एसेट्स, और इसको भी किस किस नाम से जाना जाता है, सेल्स जर्नल है, सेल्स जर्नल है, सेल्स बुक है, सेल्स डेट बुक है, इन सब नाम से इसको जाना जाता है। और इसमें क्या है, ट्रेड डिस्काउंट का किस तरह से करेंगे, क्रेडिट सेल्स में से ट्रेड डिस्काउंट को घटा देंगे, और जब इस सेल्स बुक का जो बैलेंस होगा उसे कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, सेल्स अकाउंट में। इस तरह से ये सेल्स बुक का एक फॉर्मेट दिया गया है, ये आप देख लीजिएगा। इसमें अमाउंट डिटेल्स वगैरह लिखी होती है या पर्टिकुलर सप्लाई उसके नाम लिखे रहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करें परचेज रिटर्न बुक। तो रिटर्न बुक में क्या होगा, रिटर्न बुक में उसी क्रेडिट परचेज से रिलेटेड अगर कोई माल वापस, खरीदा हुआ माल हम वापस कर रहे हैं, वापस क्यों कर रहे हैं, कोई डैमेज हो गया या फिर अच्छा नहीं है, जो क्वालिटी हमने ली थी वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो हम उसको क्या करते हैं, वापस करते हैं। तो अब किस बुक में रिकॉर्ड करें, परचेज रिटर्न बुक में। ओके, परचेज रिटर्न बुक इज आल्सो नाउन एज रिटर्न आउटवर्ड बुक। ओके, और पोस्टिंग कहाँ पे हो जाएगी, परचेज रिटर्न अकाउंट में। और डेबिट नोट आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आता है, एग्जामों में आ भी चुका है। डेबिट नोट क्या होता है, तो डेबिट नोट क्या है कि जब कोई बायर होता है वो सप्लायर को माल वापसी के संदर्भ में एक नोट तैयार करके देता है, उसकी डिटेल होती है उसमें कि ये माल है, इस वजह से खराब था गुड्स, इस वजह से हम वापस कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक सोर्स डॉक्यूमेंट्स है, तो उसे क्या बोलते हैं, डेबिट नोट। और वहीं पर हम नेक्स्ट बात करेंगे क्रेडिट नोट, तो उसमें क्या आ जाएगा, सेलर टू बायर को दिया जाता है। ओके, और वो सेल्स रिटर्न से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया है परचेज रिटर्न बुक का। ओके, नेक्स्ट हम बात करें सेल्स रिटर्न बुक के बारे में। तो इनवर्स है उसका, सेल्स रिटर्न बुक में क्या हुआ, आल्सो नाउन एज रिटर्न इनवर्ड बुक भी बोलते हैं इसको, और पोस्टिंग इसकी कहाँ पे होगी, इसके बैलेंस की, सेल्स रिटर्न अकाउंट में। और क्रेडिट नोट इससे रिलेटेड है, क्या है, एक सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है, किससे रिलेटेड, सेल्स रिटर्न से रिलेटेड, और कौन देगा, सेलर किसको देगा, बायर को। तो ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम बात करें बिल्स रिसीवेबल बुक। सबसे पहले आप देखिए बिल्स रिसीवेबल क्या है, हमारे करंट एसेट्स होती है। एसेट्स यानी कि हमने माल बेचा था और उन्होंने हमें पेमेंट ना करके एक बिल्स रिसीवेबल दे दिया है, यानी कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू उन्होंने हमें दे दिया है। वो क्या कहा है कि हम इस डेट को पेमेंट कर देंगे, इस तरह का एक बिल तैयार किया और उस पर लिख दिया कि हम इस डेट को जो है पेमेंट कर देंगे। तो ये क्या है, बिल्स रिसीवेबल। उससे रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड रखे जाएंगे वो बिल्स रिसीवेबल बुक में रखे जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पे एक फॉर्मेट भी दिया है, इसको भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करें बिल्स पेबल बुक के बारे में। तो बिल्स पेबल बुक क्या है, अब देखिए बिल्स पेबल है क्या, बिल्स पेबल है हमारी करंट लायबिलिटीज, यानी कि हमने क्या है, माल खरीदा था उसका हमने पेमेंट नहीं किया, क्रेडिट था और उसके रूप में हमने क्या दिया, बिल्स पेबल, एक बिल लिख के दे दिया कि हम इस डेट को पेमेंट कर देंगे। तो वो सब क्या है, बिल्स पेबल है। अब ये बिल्स पेबल है, इनकी जो समरी ऑफ इंफॉर्मेशन है वो किस में रिकॉर्ड की जाएगी, वो रिकॉर्ड की जाएगी बिल्स पेबल बुक में। वेयर ऑल बिल ऑफ एक्सचेंज विच आर पेबल फॉर बिजनेस आर रिकॉर्डेड, वो इसमें, और फिर इसका जो बैलेंस होगा उसकी पोस्टिंग कहाँ पे की जाएगी, बिल्स पेबल अकाउंट में। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा, और यहाँ पे एक फॉर्मेट भी दिया है बिल्स पेबल बुक का। नेक्स्ट हम बात करें जर्नल प्रॉपर। अब देखिए सब्सिडरी बुक हमारी हो गई है, उनमें अगर जो रिकॉर्ड बच गए हैं वो इसमें होंगे। ए जर्नल प्रॉपर
in the accounting system is a book of original entry in which all type of miscellaneous क्रेडिट ट्रांजेक्शन, जो भी उधार ट्रांजेक्शन है, जो ऊपर जितने भी हमने सब्सिडरी बुक पढ़ी उनमें नहीं मेंशन हुए तो वो इसमें रिकॉर्ड किए जाएंगे। ओके, जैसे ओपनिंग एंट्री है, ट्रांसफर एंट्री है, क्लोजिंग एंट्रीज हैं, रेक्टिफाइंग एंट्रीज है और उसके बाद एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं। ओके, और ये इसका फॉर्मेट दिया गया है, यहाँ पे डेट होती है, यहाँ पे पर्टिकुलर होती है और पर्टिकुलर में एंट्री की जाती है और उसके बाद लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, इस तरह से ये मेंशन किया गया है। नेक्स्ट हम देखें लेजर। अब लेजर हम पढ़ रहे हैं तो है क्या, देखते हैं। लेजर में पोस्टिंग की जाती है, लेजर इन द बुक ऑफ फाइनल एंट्री, जो फाइनल एंट्री की जाती है वो लेजर में की जाती है। और लेजर क्या है, लेजर ये लेजर एंड वायर है, ये क्या है कि ये लैटिन भाषा का एक वर्ड है लेजर एंड वायर, और इसका मतलब होता है एक ग्रेट बुक, या जिसको कहते हैं किंग ऑफ बुक्स, और वहां से इस वर्ड को लिया गया है और उसका जो है फॉर्मेशन करके ये बना है लेजर। और लेजर को क्या कहते हैं, लेजर इज ए सेट ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स के जो सेट हैं उनको क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। ए बुक दैट कंटेन्स डिफरेंट अकाउंट वेयर रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन pertaining to a specific account in store, also known as the book of final book of principal book of accounts। तो क्या होता है कि जो भी अपने अकाउंट्स बनाए, डिफरेंट रिकॉर्ड किए ट्रांजेक्शन, उनको एक अकाउंट में, एक स्पेसिफिक अकाउंट में स्टोर किया जाता है, तो वो क्या है, उसे क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। और इसको किस किस नाम से, इसको बोल सकते हैं द बुक ऑफ फाइनल बुक, या फिर इसको प्रिंसिपल बुक भी बोल सकते हैं अकाउंट्स की। अच्छा, इसकी नीड और इम्पॉर्टेंस क्या है, कहाँ पे इसकी आवश्यकता पड़ी, इजी अवेलेबिलिटी होती है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आपको कौन सा भी अकाउंट देखना है, मान लीजिए परचेज अकाउंट देखना है, उससे रिलेटेड। अब अकाउंट जो होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें क्रेडिट ट्रांजेक्शन ओनली रिकॉर्ड नहीं होते हैं, उसमें कैश एंड क्रेडिट दोनों होंगे, ठीक है। उनकी अवेलेबिलिटी होती है। और उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बनाने में, फाइनल अकाउंट्स बनाने में, और लीगल प्रूफ के रूप में काम करता है। कोई रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कोई अगर केस फाइल होता है तो फिर उससे रिलेटेड जो भी है प्रूफ की तरह काम करता है। इकोनॉमी ऑफ लेबर एंड टाइम जो है, ये बात है कि ट्रांजेक्शन को अगर सही से रिकॉर्ड किया जाता है तो वो एक अच्छी तरह से क्या है, टाइम की भी बचत करता है। और जो इकोनॉमिकली, जैसे मतलब बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स रखने से अच्छा है कि हम उसको अच्छे तरह से जो ट्रांजेक्शन को मेंटेन किया जाए, तो उससे क्या होता है, इकोनॉमिकली बेनिफिशियल भी होता है। नेक्स्ट हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर को बांटा गया है कितने पार्ट में, यहाँ हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि क्लासिफिकेशन किसके बेस पे है, मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग हम देखें तो कैपिटल अकाउंट हो गए, ओके, उसके बाद एसेट्स अकाउंट हो गए, कुछ लाइबिलिटीज अकाउंट हो गई, और एक्सपेंसेस अकाउंट हो गए, और रेवेन्यू अकाउंट हो गए। ओके, रेवेन्यू इनकम से रिलेटेड होंगे, एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस से, लाइबिलिटीज अकाउंट लाइबिलिटीज से, जो भी क्रेडिटर हैं ये सब अकाउंट्स होंगे। और एसेट्स अकाउंट में कौन से आगे, मशीनरी है, फर्नीचर है, और इनसे रिलेटेड हो गए। और कैपिटल अकाउंट में क्या हो गया, जो भी हमारे ऑनर्स कैपिटल अकाउंट है, ये सब हमारे कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगे। तो ये तो मॉडर्न अप्रोच है। और वैसे जनरल क्लासिफिकेशन करें तो दो टाइप में बांटा गया है, कुछ होती हैं परमानेंट लेजर अकाउंट और कुछ होते हैं टेम्परेरी लेजर अकाउंट। टेम्परेरी लेजर कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट, ओके। एंड परमानेंट, ये टेम्परेरी क्यों कहा गया है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में क्या आते हैं, खर्चे आते हैं, एक्सपेंसेस आती हैं, इनकम आती हैं, वो क्या होते हैं कि परमानेंट नहीं होते हैं। लेकिन जो पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, वो लंबे टाइम तक बने रहते हैं और वो क्या होते हैं, परमानेंट अकाउंट होते हैं। तो उन्हें यहाँ पे क्लासिफाइड किया गया है। तो यहाँ हम पढ़ते हैं ट्रायल बैलेंस के बारे में। तो ट्रायल बैलेंस क्या है, ट्रायल बैलेंस इज ए बुक कीपिंग की वर्कशीट है। अब क्या है, जो प्रोसेस पढ़ रहे हैं, बुक कीपिंग के साथ पढ़ रहे हैं, उसके बाद क्या है, जो अर्थमेटिक एक्यूरेसी है उसका मिलान किया जाता है कि डेबिट के जो जो अकाउंट के डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, उनको जो है मिलान किया जाता है। तो वो किस में होता है, ट्रायल बैलेंस में होता है। विच द बैलेंस ऑफ ऑल लेजर, जो सारे लेजर हैं उनकी हमने क्या बैलेंस निकाला, डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट कॉलम, दो कॉलम बना लिए, वो इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ओके। क्योंकि हमने पढ़ा था डबल एंट्री सिस्टम, उसमें क्या पढ़ा था कि एक जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसके टू एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, यानी कि एक जो रिकॉर्ड एंट्री होती है उसके दो इफेक्ट पड़ते हैं। अब यहाँ पे क्या किया गया, ट्रायल बैलेंस, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो डेबिट और क्रेडिट का जो टोटल है वो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब ऑब्जेक्टिव देखें, क्यों किया जा रहा है ऐसा,
मैथमेटिकल एक्यूरेसी के लिए। मैथमेटिकल अगर हमने कोई गलती की है किसी अकाउंट में, हमने मान लीजिए डेबिट में 5000 लिख दिए हैं और उसमें 500 लिख दिए हैं क्रेडिट में, तो वो क्या है, बैलेंस बराबर नहीं आएगा। तो उससे हम क्या है, मैथमेटिकल जो हमारी एरर हुई है उनको हम क्या सही कर सकते हैं। बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड हेल्प इन लोकेटिंग एरर्स, तो हमने देखा एरर्स को कैसे फाइंड करेंगे। समरी ऑफ द लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट की एक समरी है कि हमने जो अकाउंट है उनका बैलेंस निकाला और बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट जो है उसको हमने टोटल करके बराबर देखा कि बराबर है कि नहीं। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, इसके बाद क्या है, ट्रायल बैलेंस की हेल्प से क्या है फाइनल अकाउंट्स बनाए जाएंगे। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम बात करें मेथड ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब देखिए यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के मेथड दिए गए हैं, तो सबसे पहले तो आपको मेथड के नाम पता होने चाहिए, कौन कौन से इसके मेथड हैं। एक तो है टोटल मेथड, एक है बैलेंस मेथड, एक है टोटल एंड बैलेंस मेथड, यानी कि फर्स्ट और सेकंड को मिक्स करके बनाया गया है कंबाइंड, और फोर्थ जो है ओमिटिंग जो है अकाउंट्स ऑफ इक्वल टोटल मेथड। तो वन बाय वन उनको जो देखते हैं हम किस तरह से ये मेथड काम करते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो मेथड है टोटल मेथड, इसमें क्या करेंगे, जो भी अकाउंट हैं उन अकाउंट का क्या है डेबिट बैलेंस लिख दिया हमने और क्रेडिट बैलेंस लिख दिया, इसका जो भी बैलेंस आ रहा है वो हमने लिख दिया। अब मान लीजिए कैपिटल का हमने लिखा, ये बैलेंस लिखा, क्रेडिट बैलेंस इतना है। अब ये देखा कि कैश अकाउंट का कितना बैलेंस है। ये जो फिगर लिए हैं ये हमने एज्यूम करके लिए हैं, समझाने के लिए लिए हैं, ठीक है, आप इनको सीरियस मत लीजिएगा। और ये जो बैलेंस हमने लिए हैं इसका क्रेडिट इतना आ रहा है, तो अब देखिए यहाँ पे एरर है कि अर्थमेटिक बराबर नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये जो एरर हमने चेक इसके बैलेंस करें और फिर हमने इसमें क्या है इनका टोटल लगाया है। ओके, तो क्या है ये बैलेंस मेथड है। उसके बाद टोटल मेथड है, सॉरी टोटल मेथड है, हमने इसके डेबिट और क्रेडिट का टोटल लिया और उसको देखा कि इक्वल है कि नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें, ये थर्ड मेथड आ गया है डायरेक्ट ही, क्योंकि थर्ड हमने डायरेक्ट इसलिए लिया है क्योंकि जो सेकंड मेथड है वो थर्ड में भी समाहित है, इसमें सम्मिलित है, तो फिर हम इसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, फर्स्ट मेथड हमारा क्या था कि हम सिर्फ क्या करते हैं टोटल लगा लेते हैं डेबिट और क्रेडिट की। तो ये क्या है डेबिट की और ये क्रेडिट की जो है अकाउंट की हमने टोटल देख ली है। और यहाँ पे क्या है बैलेंस निकाला है, यानी कि हम बैलेंस मेथड क्या कहता है कि ये इस तरह से आप डेबिट में भी लिख रहे हैं क्रेडिट में भी लिख रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा करते हैं कि इन दोनों का जो बैलेंस है वही लिख लेते हैं। तो बैलेंस लिखा 90,000 में से ये जो फिगर है इसको माइनस कर दिया तो ये हमारी फिगर आ जाती है, यानी कि ये बैलेंस मेथड है, सेकेंड बैलेंस मेथड है। ओके, और थर्ड जो मेथड है टोटल एंड बैलेंस मेथड है, यानी कि ये दोनों को जो फर्स्ट एंड सेकेंड मेथड है उनको जो है मिला के जो बना है इसमें इस तरह से है। ये आपके मेथड नहीं आएंगे बट आपको नाम पता होना चाहिए और किस मेथड में किस तरह से वर्क होता है ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए। उसके बाद फोर्थ मेथड की हम बात करें तो फोर्थ मेथड में क्या है, इसमें ये कहा गया है कि जो ऐसे अकाउंट हैं जिनको लिखना नहीं है उनके डेबिट और क्रेडिट के जो टोटल बराबर हैं, यानी कि उनको नहीं लिखें जिनका डेबिट और क्रेडिट बराबर है, बाकी जो है उनको लिख लीजिए। अब देखिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल 40,000 यहाँ पे था तो 40,000 यहाँ पे लिख लिया, इसके डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं है। यहाँ पे देखिए ये 18,000 है और ये 18,000 है, यानी इसका डेबिट और क्रेडिट बराबर है, तो हमने इसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि उसको ना लिखें जो बराबर है और बाकी को लिख लें। तो ये इस तरह से मेथड काम करता है। तो आपको इनके नाम जरूर पता होने चाहिए और बेसिक इसमें क्या कहा गया है, किस तरह से वर्क करता है ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें एरर नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस। अब कौन सी ऐसी एरर हैं जो ट्रायल बैलेंस बनाने पे भी नहीं पकड़ में आती, उनको हम देखेंगे। एरर्स ऑफ ओमिशन, यानी कि इसमें देखें ट्रांजैक्शन हैज बीन कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। अब जो बुक है उसमें जो कंप्लीटली रिकॉर्ड ही नहीं हुई है, अब रिकॉर्ड नहीं की गई है तो आप उसको कैसे क्रेडिट और डेबिट बैलेंस उसका बराबर कर सकते हैं। तो फर्स्ट एरर तो ये है, ट्रायल बैलेंस से ये बराबर नहीं होगी और ये जो एरर है पकड़ में नहीं आएगी। सेकेंड हम बात करें एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है, पोस्टेड टू एन अकाउंट ऑफ ए डिफरेंट कैटेगरी। मान लीजिए आपने जो रेवेन्यू अकाउंट था उसकी कोई जो एंट्री है कैपिटल अकाउंट में कर दी गई है। अब क्या है पोस्टिंग जो फिगर है वो बिल्कुल सही है तो डेबिट और क्रेडिट तो बराबर आ जाएगा, लेकिन आपने प्रिंसिपल की गलती की है, यानी कि जो रेवेन्यू अकाउंट में एंट्री होनी थी वो आपने क्या कर दी है,
उसको कैपिटल अकाउंट में एंट्री कर दी है, तो वो क्या है, एंट्री तो गलत हो गई है, लेकिन जो डेबिट क्रेडिट का जो बैलेंस है वो तो बराबर आएगा। तो ट्रायल बैलेंस बनाने पे ये जो एरर है ये भी नहीं पकड़ में आती है। उसके बाद है कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर क्या है, इसमें क्या होता है, इक्वल अमाउंट होती है। मान लीजिए डेबिट साइड हमने लिख दिया 5000, ओके, और क्रेडिट साइड हमने लिख दिया 500, और नेक्स्ट एंट्री की उसमें क्या हुआ, उनके जो फिगर है इधर 500 लिख दिया और इधर 5000, तो यानी वो क्रॉस हो गई और वो बराबर तो हो गई, लेकिन कंपनसेटिंग वो एरर तो है लेकिन वो खत्म हो गई। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस से आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे। तो फिर ये है, यहाँ पे यही लिखा है कि एरर, वो एरर जो डिस्क्लोज नहीं होंगी ट्रायल बैलेंस से, उनको लिखा है, तो आपको इनके नाम जरूर पता होना चाहिए। एरर ऑफ कमीशन, तो इसमें क्या है कि आपने एंट्री तो सही की है और डेबिट क्रेडिट भी सही है, लेकिन रॉन्ग अकाउंट में कर दी गई है। मान लीजिए सोहन के अकाउंट में करनी थी और आपने मोहन के अकाउंट में कर दी, सेम कैटेगरी में कर दी, डेबिट क्रेडिट तो सही आ रहा है लेकिन आपने ये मिस्टेक कर दी है, तो उससे क्या है, एरर ट्रायल बैलेंस से पकड़ में नहीं आएगी। यहाँ पे इसको हैज पढ़ लेना, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ओके। यहाँ पे हम देखें एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सेबल, यानी कि क्या हुआ है कि एक रिकॉर्ड है, एक ट्रांजैक्शन है, उसकी क्या है, डेबिट साइड डेबिट एंट्री की गई है और क्रेडिट एंट्री की गई। जितनी अमाउंट डेबिट में करनी थी उतनी क्रेडिट कर दी गई, क्रेडिट में करनी थी उतनी डेबिट में कर दी गई है। तो उससे क्या होगा, रिवर्स तो हो गई है, वो मिलान तो हो जाएगा उनका ट्रायल बैलेंस का, लेकिन वो क्या है, एरर तो है। और उसके बाद है एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी कि एक रॉन्ग अमाउंट की एंट्री कर दी गई है। मान लीजिए 5000 से करनी थी, आपने 500 से कर दी गई है, तो 500 से कर दी गई है दोनों में, यानी कि वो जो है ओरिजिनल एंट्री एज इनवॉइस और डॉक्यूमेंट और इनवॉइस के अकॉर्डिंग आपने एंट्री की और वो गलत हो गई है, रॉन्ग अमाउंट आपने लिख दी है, तो फिर उससे क्या होगा, ओरिजिनल जो ट्रायल बैलेंस है वो तो मिल जाएगा 5000 से, लेकिन वो एरर हो जाती है। तो इस तरह से हमने वो एरर पढ़ी जो डिस्क्लोज नहीं कर पाता ट्रायल बैलेंस, उनके बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट हम बात करें फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट के बारे में हम देखें कि फाइनल अकाउंट्स जो लास्ट है अकाउंटिंग का, फाइनल अकाउंट्स बनते हैं। फाइनल अकाउंट, अब ट्रायल बैलेंस के बैलेंस आ गए और अब फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। फाइनल अकाउंट गिव एन आइडिया अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस। एक बिजनेस की जो है फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी किससे चेक करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट से। एक बिजनेस की किसके लिए कर रहे हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल पार्टीज के लिए। और इसमें इंक्लूड क्या क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और बैलेंस शीट है, ये तीनों इसमें शामिल है। उसके बाद फीचर की बात करें, सबसे पहले हम बात करें ये लीगली रिक्वायर्ड है, बनाना जरूरी है, कंपल्सरी है, ओके। उसके बाद बात करें और प्रिपेयर टू प्रेजेंट एंड प्रोवाइड द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अभी फाइनेंशियल हमारी बिजनेस की, ऑर्गेनाइजेशन की क्या परफॉर्मेंस है उसको जो है देखने के लिए ये क्या है, बनाए जाते हैं। उसके बाद है प्रेजेंटेशन ऑफ कंपैरेबल फिगर। अब क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, करंट पीरियड के डेटा उपलब्ध हैं, प्रीवियस ईयर के हैं, तो हम कंपैरेबल यानी कंपेयर कर सकते हैं फिगर का कि कितनी परफॉर्मेंस हमने इंक्रीज की है, डिक्रीज की है, इस तरह से, ओके। इट प्रेजेंट एक्यूरेट एंड फेयर व्यू। हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसका पता चलता है कि कितना हमने प्रॉफिट कमाया है, हमारी सिचुएशन कैसी है बिजनेस की, बिजनेस अच्छी तरह प्रॉफिट की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, स्टेबल है कि नहीं, ये सब एक्यूरेट पिक्चर किससे आ सकती है, एक फाइनल अकाउंट से आ सकती है। और अब ये इसमें हम कैलकुलेट करते हैं, अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो हम क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट का पता चलता है। उसके बाद नेट प्रॉफिट है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए क्या बनाया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताता है, बैलेंस शीट। ये तीनों अकाउंट हमने इंक्लूड किए हैं कि ये इसके एलिमेंट में आते हैं, इंक्लूड ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जो है ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट, नेट प्रॉफिट के लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फाइनेंशियल पोजीशन के लिए बैलेंस शीट बनाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करें, ये देखिए इनके इंक्लूड होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी है। कई जो संस्थाएं होती हैं वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पे बनाती है। अब इस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या होगा,
इस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे ना, ऑर्गेनाइजेशन के कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट रिलेटेड, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, उससे रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनेगा और उसका बैलेंस किस में ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। और ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट जो होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और उससे क्या निकालेंगे, नेट प्रॉफिट, और उसके किस में ट्रांसफर कर देंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, तब जो फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है। नेक्स्ट हम बात करें, अब ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट आप ठीक से देख लीजिएगा, कई बार क्या होता है कि इनसे क्वेश्चन आ जाता है कि ये कौन से अकाउंट का पार्ट है, इस तरह से। तो यहाँ पे दिया गया है मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, ये दो कंपनी के ऐसे मतलब बताए गए हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को अलग बनाती है उस कंपनी का फॉर्मेट क्या रहेगा, और जो अलग से ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है उसका क्या रहेगा। तो देखिए, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया है तो इन्होंने तो ओपनिंग स्टॉक रखा, रॉ मटेरियल, अब ये भी जितने भी है डायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, ठीक है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, वेजेज है, गैस एंड वाटर है, फैक्ट्री रेंट है, पावर है, फैक्ट्री इंश्योरेंस है, फ्रेट है, ये सब इसमें आ गए। और क्लोजिंग बैलेंस हमने इस तरफ, और इसका जो ट्रांसफर कर दिया हमने ट्रेडिंग अकाउंट में, और ट्रेडिंग अकाउंट का जो है इसका जो ट्रांसफर किया, तो ये क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट का क्या बन गया, ओपनिंग बैलेंस बन गया। तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आ गया, यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, और इससे क्या है, हमने कुछ एक्सपेंसेस ट्रेडिंग से रिलेटेड हमने निकाले, और उसमें बाई में सेल रखा, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओके, ये जो रिटर्न था उसको लेस कर दिया गया है, और उसके बाद ये क्या है, बैलेंस निकल के आएगा, वो क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर इधर बैलेंस आता है तो क्या आ जाएगा, ग्रॉस लॉस आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करें, ये देखिए, वो जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों अलग अलग बनाते हैं उस संस्था के लिए, यहाँ वो ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग को भी यहीं पे इंक्लूड करती है। तो आप देखिए, ये जो स्टार्टिंग वाले जो ये पॉइंट है, ये क्या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ही है, उसको कंबाइन करके यहाँ पे बनाया गया है। ओपनिंग स्टॉक, परचेज हो गया, उसके बाद परचेज रिटर्न को लेस कर दिया, प्राइवेट परचेज, ये सब, और उसके बाद इस तरह से कैरेज एंड वर्ड है, कार्टेज है, ये सब आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कौन कौन से एलिमेंट कौन कौन से इसमें आते हैं। लैंडिंग, इम्पोर्ट ड्यूटी, क्लियरिंग चार्जेस, ये सब प्रोडक्शन से रिलेटेड आते हैं। और उसके बाद इसमें बाई सेल्स एंड सेल्स रिटर्न को लेस किया, और क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे अगर लॉस है तो ग्रॉस लॉस आ जाएगा, इसको ट्रांसफर करेंगे P&L अकाउंट में, और यहाँ पे भी अगर प्रॉफिट आता है तो उसको ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये फॉर्मेट दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। अब आप बोलेंगे ये पुराना फॉर्मेट है, तो बिल्कुल हम नया फॉर्मेट भी लेके आए हैं, तो आप पुराना पहले समझ लीजिए। तो इसमें क्या है, क्योंकि पुराने में जो है पूरा डिस्क्राइब किया गया है इसी अकाउंट में, आगे जो है उसी को अलग से दिखाया गया है। तो ग्रॉस लॉस यहाँ पे ट्रांसफर बैलेंस PD हो गया, यहाँ पे अगर प्रॉफिट होता तो बाई में चला जाता। अब इसमें रिलेटेड जो भी हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हैं वो इसमें आ जाएंगे, सैलरी एंड वेजेज है, रेंट रेट्स एंड जो भी ऑफिस एक्सपेंसेस हैं वो सब इसमें आ जाते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीग्राम, इंश्योरेंस प्रीमियम। अब आप ये भी देखिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट जो है उसमें किससे रिलेटेड थे, फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड थे, और इसमें क्या है, ऑफिस ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो ऑफिस लाइट है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, डेप्रिसिएशन है, ऑडिट फीस है, बैंक चार्जेस है, लीगल चार्जेस है, डिस्काउंट अलाउड है, कैरेज आउटवर्ड है, फ्रेट आउटवर्ड है, ये सब इसमें आ गए हैं। ये देखिए, लॉस बाय थेफ्ट है, लॉस बाय फायर है, पैकिंग एक्सपेंसेस है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, और नेट प्रॉफिट यहाँ पे हमने निकाल लिया है और इसको ट्रांसफर कर दिया गया है बैलेंस शीट में। ओके, यहाँ पे कुछ इनकम हुई है वो रिसीव है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव है, रेंट रिसीव है, कमीशन रिसीव है, डिस्काउंट रिसीव है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स है, ये सब इसमें आ जाते हैं, ये इसका पार्ट होते हैं। नेक्स्ट हम देखें, नया फॉर्मेट भी आपके लिए लेके आए हैं। ये जो नेक्स्ट फॉर्मेट है, कंपनी एक्ट 2013 में जो है उसके पार्ट B में दिया गया है, पार्ट सेकंड। ये पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन, पार्ट सेकंड में जो क्या है, पार्ट फर्स्ट में क्या है, बैलेंस शीट है, पार्ट सेकंड में क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो इसमें हम देखें, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि जो बिजनेस एक्टिविटी है उनसे रिलेटेड ऑपरेशन का रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू हमें हो रही है, उनको हम लिखेंगे। और उसके बाद है अदर इनकम। अदर इनकम में कौन कौन सी आ जाएगी, जैसे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, जो भी ऑपरेशन से रिलेटेड है उसका रेवेन्यू वो फर्स्ट पार्ट में आ गया। ये देखिए, फर्स्ट में ये हमने ये लिखा, ये बिजनेस ऑपरेशन जैसे सेल्स एंड परचेज से, सेल से रिलेटेड जो है रेवेन्यू वो हुआ, वो हमें क्या इसमें लिखा। और अदर इनकम जो
फिक्स्ड एसेट्स के सेल से, इन्वेस्टमेंट के सेल से, वो हमने इसमें मेंशन किया। और उसके बाद टोटल रेवेन्यू, और उसके बाद जो है एक्सपेंसेस, जो जिनको लेस किया गया है, एक्सपेंसेस लिखे गए हैं। और उसके बाद जब टोटल एक्सपेंसेस आ जाते हैं, ये जो टोटल रेवेन्यू है इसमें से टोटल एक्सपेंसेस घटाए तो ये क्या आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। और अब इसमें से टैक्स लेस करेंगे तो ये क्या आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। और इसमें एक नई चीज़ ये है कि इसमें क्या है, करंट का रिपोर्ट और जो प्रीवियस रिपोर्ट है वो साथ साथ में लिखी जाती है। तो ये एक अच्छा है, कंपैरेबल भी अच्छा है। और एक अब ये है कि पुराना वाला पार्ट हमें ज़्यादा अच्छा लग रहा, समझ में आ रहा था। तो ये क्यों बनाया गया, ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं। अब क्या है कि हमारी जो बाहर से कुछ कंपनी आती है और इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं तो उनका फॉर्मेट अलग होता है, हमारा फॉर्मेट वो समझ नहीं पाती है। तो क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना दिए गए हैं कि इस फॉर्मेट में आप वर्टिकली बनाएं। लास्ट टाइम शायद आपके क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जो स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा है इस तरह से। तो कंपनी एक्ट 2013 में ये कहा गया है कि जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट जो बनाई जाएगी वो क्या होगी, वर्टिकल फॉर्म में बनाई जाएगी। तो यहाँ आप देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करें बैलेंस शीट के बारे में। तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया गया है। ये किस में, पार्ट फर्स्ट में, ये यहाँ से मिट गया शायद, पार्ट फर्स्ट में है बैलेंस शीट। और ये कंपनी का नेम और ये क्या टाइम पीरियड है इसको लिखा। उसके बाद पर्टिकुलर लिखा हुआ है, उसके बाद नोट्स नंबर, और उसके बाद फिगर लिखे गए हैं किसके, करंट के, और ये हैं प्रीवियस के। अब इसको देखिएगा आप, थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि ये थोड़ा लाइट लिखा गया है, तो भी आप कोशिश करिएगा। देखिए, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, इसमें क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं, आपको हेडिंग दे दे और उसमें पूछे ये किसका सब हेड है, या फिर कुछ पूछ लिया। जैसे मान लीजिए शेयर कैपिटल है, इसकी कौन सी हेडिंग में आता है बैलेंस शीट की, तो शेयर होल्डर फंड की हेडिंग में आता है, सॉरी इक्विटी एंड लायबिलिटीज की हेडिंग में आता है, और सब हेडिंग क्या हो गई, शेयर होल्डर फंड। इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। तो आप इसको एक बार आंखों से ऐसे निकाल लेंगे, देख लेंगे, तो आपका ऑब्वियस कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा। पहले पढ़े हुए हैं, लेकिन अभी क्या है कि ये थोड़ा फॉर्मेट चेंज हुआ है, इसके रिगार्डिंग आप देखिएगा। तो इसमें क्या हुआ, इक्विटी एंड लायबिलिटीज को बांटा, उसके बाद इसके 4 पार्ट बांटे गए। फर्स्ट है, देखिए, शेयर होल्डर फंड है। सेकंड जो है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, जो भी एप्लीकेशन जिनको हमने अलॉट नहीं किया है वो इसमें लिखी जाएंगी। उसके बाद है नॉन करंट लायबिलिटीज, और उसके बाद है करंट लायबिलिटीज। तो सबसे पहले हम देखें शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आएगा, शेयर कैपिटल आएगी, रिजर्व एंड सरप्लस आएंगे, ओके। और उसके बाद है मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट के अगेंस्ट जो भी मनी रिसीव हुई है वो आएगी। उसके बाद ये जो हमने एप्लीकेशन हो गया है, अलॉटमेंट पेंडिंग है, तो उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज क्या है, यहाँ आप देखिएगा, जब नेट प्रॉफिट ज़्यादा आता है और टैक्स के अकॉर्डिंग जो कैलकुलेट किया गया है वो कम है, तो वो यहाँ पे मेंशन किया जाता है, उसका जो अंतर होता है वो। उसके बाद है करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज में क्या होगा, शॉर्ट टर्म बोरोविंग आएंगे, ट्रेड पेबल आते हैं, अदर करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो आपको ये हेडिंग, ये जो है हेडिंग है, और इसकी सब हेडिंग है ये शेयर होल्डर फंड और ये, और इसके बाद इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, तो इसको आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करें, जो सेकंड साइड होती थी, इधर लिखा जाता था एसेट्स को, अभी यहाँ वर्टिकली फॉर्म में लिखी गई है, तो ये यहाँ पे सेकंड नंबर लिखी गई है एसेट्स। तो एसेट्स में क्या है, कुछ नॉन करंट होती हैं और कुछ क्या होती हैं, करंट। यहाँ पे हम करंट में देखें तो इन्वेंट्रीज हैं, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश के इक्विवेलेंट है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है, अदर करंट एसेट्स हैं, ये सब इसमें लिखी गई हैं। और यहाँ पे बात करें नॉन करंट की, तो फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स में कौन कौन सी आती है, टेंजिबल, टेंजिबल कौन सी होगी, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, इंटेंजिबल वो हो गई जैसे गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क एंड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कुछ ऐसी एसेट्स होती हैं जो अभी बनी नहीं है, तो वो क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस पे है, तो वो इंटेंजिबल एसेट्स। और उसके बाद है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स। अब यहाँ पे ये है कि टैक्सेबल इनकम ज़्यादा आ रही है और जो अकाउंटिंग जो कैलकुलेट की गई है वो कम है, तो वो क्या है, एसेट्स में लिखी जाएगी। और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करंट एसेट्स। तो ये बैलेंस शीट में आप इस तरह से ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिए गए ना, तो ये इसी वजह से दिए गए। हेडिंग और सब हेडिंग से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको ध्यान से देखिए।
आई होप ये सब्सिडरी बुक फाइनल स्टेटमेंट आपको समझ आए होंगे एंड आपके एग्ज़ाम बिल्कुल पास में है। अच्छे से फ्री रहिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम से पहले बहुत हेजिटेशन सा लगता है कि हम सब कुछ भूल रहे हैं, इस तरह का ये सबके साथ होता है। डोंट वरी, आप अच्छे से पढ़ते रहिए और अच्छे हैप्पी रहिएगा। थैंक यू सो मच।